सितंबर 2003 में ब्रिटेन में शफीलिया अहमद नाम तेजी से चर्चा में आता है। चर्चा में आने की वजह थी 17 साल की शफीलिया अहमद अचानक से लापता हो जाती है। महीनों की तलाश के बाद भी शफीलिया अहमद का कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि इस केस में शक की सुई शफीलिया अहमद के माता पिता तक चली जाती है, मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। 10 साल तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, मगर फिर अचानक से प्रकृति की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि परत दर परत केस की सच्चाई बाहर आने लगती है और फिर बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। तो आखिर क्या है शफीलिया अहमद के गायब होने की पूरी कहानी? पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आया और आखिर इस केस का खुलासा कैसे हुआ? सब कुछ डिटेल में सिलसिलेवार तरीके से आज मैं बताने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्राइम अड्डा पर और मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या। अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ही मदद होती है। और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपकी इस केस के बारे में क्या राय है? अगर आप एक जज होते तो इसकी क्या सजा सुनाते? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये कहानी शफीलिया अहमद नाम की एक लड़की की है। शफीलिया अहमद का जन्म 14 जुलाई 1986 को हुआ था। शफीलिया एक ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल की लड़की थी। शफीलिया अहमद के पिता इफ्तिकार अहमद मूल रूप से पाकिस्तान के गुजरात जिले के उत्तम गांव के रहने वाले थे। लगभग 20 से 22 साल की उम्र में इफ्तिकार रोजगार की तलाश में ब्रिटेन चले आए थे। यहीं रहते हुए काम करने के दौरान ही इफ्तिकार को विदेशी मूल की एक लड़की से प्यार होता है और वो उसी से शादी कर लेते हैं। बहुत जल्द इफ्तिकार एक बच्चे के पिता भी बन जाते हैं, मगर जब वो वापस पाकिस्तान जाता है और अपनी शादी के बारे में घर वालों को बताता है तो घर वाले इस शादी को मानने से इनकार कर देते हैं। इफ्तिकार के घर वाले इफ्तिकार पर पाकिस्तानी लड़की से दूसरी शादी करने का भारी दबाव बनाने लगते हैं। घर वालों की जिद के आगे इफ्तिकार झुक जाता है और उसकी शादी फरजाना अहमद नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से कर दी जाती है। शादी के बाद इफ्तिकार वापस ब्रिटेन जाता है और वहां अपनी पहली पत्नी को सच्चाई बताने के बाद उसे तलाक दे देता है। फिर कुछ समय के बाद इफ्तिकार दूसरी पत्नी फरजाना को भी पाकिस्तान से अपने साथ ब्रिटेन लेकर चला आता है। ब्रिटेन आने के बाद इफ्तिकार अपनी पत्नी के साथ ब्रेडफोर्ड वेस्ट यॉर्कशायर में रहने लगता है और यहीं रहते हुए 14 जुलाई 1986 को शफीलिया अहमद का जन्म होता है। शफीलिया के जन्म के बाद ये दोनों पुरानी जगह को छोड़कर बैरिंगटन में रहने चले आते हैं। यहाँ पर शफीलिया अहमद की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। इस बीच इफ्तिकार का परिवार भी बड़ा होता है और घर में 2 और बेटियों का जन्म होता है। वैसे तो ये परिवार ब्रिटेन में ही रहता था, मगर छुट्टी के दिनों में अक्सर इफ्तिकार अपने सभी बच्चों और पत्नी को लेकर पाकिस्तान अपने घर आता था। ये बात साल 2003 की है और अब तक शफीलिया अहमद की उम्र 17 साल हो चुकी थी और वो कानून की पढ़ाई कर रही थी। इसका सपना वकील बनने का था। जब शफीलिया और दूसरे बच्चों की छुट्टी होती है तो 18 फरवरी 2003 को शफीलिया अपने परिवार वालों के साथ पाकिस्तान वापस आती है। पाकिस्तान ट्रिप के दौरान ये परिवार एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होता है। इस शादी में कुछ ही दिनों बाद शफीलिया अहमद के साथ एक बड़ा हादसा होता है। दरअसल वो गलती से फिनाइल पी लेती है। इस कारण उसका गला पूरी तरीके से जल जाता है। शुरू में कहा जाता है कि शफीलिया अहमद पर उसके माता पिता ने एक पाकिस्तानी लड़के से शादी करने का दबाव बनाया था, तो इसी कारण जान देने के मकसद से शफीलिया अहमद ने फिनाइल पी ली थी। मगर बाद में माता पिता दबाव करते हैं कि दरअसल जिस बोतल में अमूमन पानी रखा होता था, उसी एक पुरानी बोतल में घर की साफ सफाई के लिए किसी ने फिनाइल रख दी थी। रात के अंधेरे में शफीलिया अहमद को समझ नहीं आता है कि वो फिनाइल है या फिर पानी। उसने पानी समझकर उसे पी लिया था। इस गलती की वजह से शफीलिया अहमद को बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ी थी। उसे पाकिस्तान में ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। क्योंकि शफीलिया अहमद की इंजरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे लंबे समय तक अस्पताल में ही रहना पड़ता है।
इस बीच परिवार के दूसरे सदस्यों की छुट्टी खत्म हो जाती है और वो वापसी का दिन करीब आता है। इस कारण इफ्तिकार अपने दोनों बच्चों और पत्नी को लेकर वापस ब्रिटेन चले आते हैं, जबकि शफीलिया अहमद इलाज के लिए पाकिस्तान में ही रुकी रहती है। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद इफ्तिकार अहमद शफीलिया अहमद की भी घर वापसी का इंतजाम करता है और फिर 27 मई 2003 को शफीलिया वापस ब्रिटेन आ जाती है। यहाँ एयरपोर्ट से ही एम्बुलेंस के जरिए शफीलिया अहमद को सीधे इलाज के लिए एक अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाता है। कई महीनों के इलाज के बाद शफीलिया अहमद का गला काफी हद तक ठीक हो जाता है और फिर से वो कॉलेज ज्वाइन कर लेती है। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देती है। यहाँ तक शफीलिया अहमद को कोई जानता भी नहीं था, मगर 18 सितंबर 2003 को शफीलिया अहमद के एक कॉलेज टीचर नोटिस करते हैं कि पिछले एक हफ्ते से अहमद कॉलेज नहीं आ रही है। शफीलिया अहमद को फोन करने की कोशिश भी की जाती है, मगर उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इस बारे में जब शफीलिया के माता पिता से पूछा जाता है तो वो लोग भी बताते हैं कि शफीलिया अहमद पिछले एक हफ्ते से घर नहीं आई है। बेटी एक हफ्ते से घर से गायब है और इस बारे में माता पिता ने अब तक पुलिस को कंप्लेन दर्ज भी नहीं करवाई थी। इस कारण शफीलिया के टीचर को सब कुछ अबनॉर्मल लगता है और वो तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। मामला दर्ज करते ही पुलिस की एक टीम जांच पड़ताल के लिए शफीलिया अहमद के घर आती है और माता पिता से पूछताछ की शुरुआत होती है। शफीलिया अहमद के माता पिता बताते हैं कि 11 सितंबर 2003 को आखिरी बार उन्होंने अहमद को अपने घर में देखा था। इसके बाद वो नजर नहीं आई है। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि जब आपकी बेटी एक हफ्ते से गायब है तो आपने अब तक पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। इस पर शफीलिया अहमद के माता पिता जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब शफीलिया अहमद घर से गायब हुई है, बल्कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। इस बात की पुष्टि के लिए जब पुलिस वाले रिकॉर्ड्स को जांच करते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में पहले भी शफीलिया अहमद कई बार घर से गायब हो चुकी है। पहली बार तो जब शफीलिया अहमद की उम्र महज 12 साल थी, तभी वो 10 मार्च 1998 को अपनी छोटी बहन के साथ घर से गायब हो गई थी। शफीलिया के माता पिता ने दोनों बहनों की मिसिंग रिपोर्ट भी तब दर्ज करवाई थी। हालांकि तब शफीलिया शाम होते होते घर वापस आ गई थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक दूसरी बार शफीलिया अहमद 25 नवंबर 2002 को घर से भाग गई थी। तब भी इफ्तिकार अहमद अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और काफी खोजबीन के बाद पुलिस को शफीलिया अहमद एक पार्क में बैठी हुई मिलती है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक तीसरी बार शफीलिया अहमद 3 फरवरी 2003 को अपने एक दोस्त के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। इस बार शफीलिया अहमद 2 दिनों तक घर वापस नहीं आई थी और फिर 5 फरवरी 2003 को शफीलिया अहमद अनाथ लोगों के लिए बनाए गए शेल्फ हाउस में चली जाती है। वहां जाकर अपने माता पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वाले शफीलिया अहमद और उसके माता पिता से बात करते हैं और फिर सब कुछ क्लियर होने के बाद शफीलिया अहमद वापस अपने माता पिता के घर चली आती है। इसी के बाद 18 फरवरी 2003 को शफीलिया अहमद अपनी 2 बहनों और माता पिता के साथ फैमिली फंक्शन के लिए पाकिस्तान जाती है और वहां से वापस आने के कुछ ही दिनों के बाद गायब हो जाती है, जो कि माता पिता के बयान के बाद पुलिस रिकॉर्ड से ये साबित भी हो जाता है कि शफीलिया अहमद पहले भी कई बार घर से छोड़कर भाग चुकी है। इसलिए पुलिस वालों को लगता है कि शायद इस बार भी अपनी मर्जी से ही वो कहीं भाग गई होगी। इसलिए पुलिस तो अपनी जांच जारी रखती है, साथ ही उन संभावित जगहों का भी पता लगाने में जुट जाती है जहां शफीलिया अहमद जा सकती थी, मगर कहीं भी शफीलिया का कोई अता पता नहीं चलता है। शफीलिया अहमद के पहले भी घर छोड़कर भागने के इतिहास की वजह से पुलिस जांच में थोड़ी सुस्ती दिखाती है और वहां के कुछ स्थानीय मीडिया वाले पुलिस की इस सुस्ती को मुद्दा बनाना भी शुरू कर देते हैं। इसका असर ये होता है कि स्थानीय स्तर पर शफीलिया अहमद को खोजने की मांग होने लगती है और अब पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। तो शफीलिया के घर से ही शफीलिया के द्वारा लिखे हुए बहुत सारी कविताएं और लेख पुलिस वालों को मिलते हैं।
इन कविताओं से पता चलता है कि वो अपने घर के माहौल से खुश नहीं थी। माता पिता चाहते थे कि शफीलिया एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी लड़की के तौर पर अपना जीवन बिताए, जबकि शफीलिया अहमद को वेस्टर्न कल्चर ज्यादा पसंद आ रहा था। इसी दर्द को अहमद ने अपनी कविताओं के जरिए पन्नों पर उतारा था। जब शफीलिया की ये एक कविता लोगों तक पहुंचती है तो धीरे धीरे ये मामला तूल पकड़ने लगता है और पुलिस पर शफीलिया को ढूंढने का दबाव और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। इसी के बाद पुलिस वाले एक्शन में आते हैं और हर जगह शफीलिया अहमद की तलाश शुरू कर देते हैं, मगर कहीं से भी उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज में अहमद की तस्वीर जरूर दिखाई दी जाती है। जब सीसीटीवी फुटेज को शफीलिया के माता पिता को दिखाया जाता है तो इस बात की पुष्टि होती है कि सीसीटीवी की फुटेज जो दिख रही है वो लड़की शफीलिया अहमद ही है। ये तस्वीर लड़की के गायब होने से कुछ दिन पहले की थी। जब माता पिता अपनी बेटी की पहचान कर लेते हैं तो पुलिस ये मान लेती है कि कम से कम वो जिंदा तो है। हालांकि मामले में एक नया मोड़ तब आता है जब ये तस्वीर स्कूल टीचर को दिखाई जाती है। दरअसल जब ये तस्वीर क्लास टीचर को दिखाई जाती है तो वो कहते हैं कि फोटो में दिख रही लड़की कहीं से भी शफीलिया अहमद है ही नहीं। कुछ दूसरे लोग भी सीसीटीवी फुटेज को देखकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि फुटेज में दिखने वाली लड़की शफीलिया अहमद नहीं है। अब पुलिस वालों का माथा घूमने लगता है कि आखिरकार शफीलिया के माता पिता ने फोटो में दिख रही लड़की की झूठी पहचान क्यों की। क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले चुपके से शफीलिया अहमद के माता पिता के घर पर कई जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देते हैं। अब पुलिस वाले घर में लगे ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस पर रिकॉर्ड होती हुई बातचीत को बारीकी से जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। रिकॉर्डिंग के मुताबिक एक दिन इफ्तिकार अहमद घर में बात करता हुआ सुनाई देता है कि ब्रिटेन में अगर तुम 40 लोगों को भी मार दो और एक भी सबूत ना छोड़ो तो यहाँ का कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके अलावा एक दिन इफ्तिकार अहमद ये कहता हुआ सुनाई देता है कि अगर पुलिस ने कार के अंदर से डीएनए सैंपल कलेक्ट किया तो क्या हो सकता है। इसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस में कई और ऐसी बातें रिकॉर्ड होती है जिसे सुनने के बाद शक होने लगता है कि इफ्तिकार अहमद ही अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। और क्योंकि अब पुलिस वालों को इफ्तिकार अहमद के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए इफ्तिकार अहमद की कई बातों को आधार बनाते हुए 18 सितंबर 2003 को पुलिस वाले इफ्तिकार अहमद और उसकी पत्नी फरजाना अहमद के अलावा परिवार के 5 और सदस्यों को शफीलिया अहमद की हत्या के आरोप में और उसकी लाश छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस ने इन लोगों को केवल शक के आधार पर ही गिरफ्तार किया था। पुलिस को उम्मीद थी कि जांच पड़ताल के दौरान इन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा, मगर पुलिस को गिरफ्तार किए गए किसी भी शख्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है और आखिरकार गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को पुलिस को कुछ ही दिनों के बाद रिहा करना पड़ता है। और अब साल 2003 से साल बदलकर हो जाता है साल 2004। शफीलिया अहमद के मामले में पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा था, यानी कि पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। अभी पुलिस शफीलिया अहमद की खोज में जुटी ही हुई थी कि इसी बीच ब्रिटेन के इलाके से बहने वाली मशहूर कैंट नदी में जबरदस्त बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ का पानी उतरने लगता है तो इलाके में राहत बचाव के काम में लगे हुए 3 लोगों को इस नदी के किनारे पर एक लड़की की सड़ी गली हुई लाश मिलती है। जिस जगह पर सड़ी हुई लाश मिली थी और जहां से शफीलिया अहमद गायब हुई थी वो दोनों जगह काफी दूरी पर थी, लेकिन फिर भी पुलिस वालों को शक होता है कि कहीं ये बॉडी शफीलिया अहमद की तो नहीं है। और इसी बात की पुष्टि के लिए डेड बॉडी से डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और फिर इसका मिलन इफ्तिकार और फरजाना के डीएनए सैंपल से किया जाता है। सब उस वक्त चौंक जाते हैं जब बाढ़ में बहकर आई हुई लाश और इफ्तिकार अहमद के डीएनए सैंपल मैच कर जाते हैं। इसका मतलब ये था कि नदी से बहकर आई हुई लाश किसी और की नहीं बल्कि शफीलिया अहमद की ही है। मतलब कि जिस शफीलिया अहमद की तलाश में पुलिस लगी हुई थी वो अब एक मुर्दे के रूप में पुलिस तक आ पहुंची थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर शफीलिया अहमद की हत्या किसने और क्यों की है।
शफीलिया अहमद के माता पिता के बयान और हरकतों से पहले भी उन पर शक हुआ था और 2003 में भी इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए एक बार फिर से इन दोनों से पूछताछ की जाती है और एक बार फिर से इन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है। मामले की सुनवाई भी होती है, मगर इन दोनों पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाता है और एक बार फिर से इन दोनों को रिहा करना ही पड़ता है। पुलिस वाले कुछ और भी सस्पेक्ट्स को हिरासत में लेते हैं और उन सभी के खिलाफ भी मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई जाती है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाती है और इस तरह समय बीतता चला जाता है, लेकिन अहमद के कातिलों का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। धीरे धीरे लोग भी शफीलिया अहमद को भुलाने लगते हैं और इस केस की चर्चा भी बंद होने लगती है। शफीलिया अहमद साल 2003 में गायब हुई थी और अब आ चुका था साल 2010। शफीलिया अहमद की मृत्यु को अब पूरे 7 साल हो चुके थे। इफ्तिकार अहमद भी अब अपने सामान्य जीवन में लौट चुका था और अपने कामकाज पर ध्यान दे रहा था और बची हुई दोनों बेटियां भी पढ़ाई लिखाई में लगी हुई थी। परिवार की बड़ी बेटी के खोने का गम लगभग उभर चुका था और सभी अपने अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके थे। तभी 25 अगस्त 2010 को इफ्तिकार अहमद के घर पर बड़ी चोरी होती है। अब तक इफ्तिकार अहमद का परिवार इलाके में अपनी बेटी के गायब होने की वजह से काफी मशहूर तो हो ही चुका था और इस कारण जब इस घर में चोरी की वारदात होती है तो ये खबर भी अखबार की सुर्खियां बटोरने लगता है और एक बार फिर से पुलिस पर भारी दबाव आ जाता है। पुलिस वाले भी ईमानदारी से काम करते हुए जल्द से जल्द चोर की तलाश में लग जाते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस वाले एक ऐसा खुलासा करते हैं जिससे हर कोई शॉक्ड रह जाता है। पुलिस वाले घर में हुई चोरी के बारे में आरोप में किसी और को नहीं बल्कि इफ्तिकार अहमद की बेटी अलीशा अहमद को ही गिरफ्तार करते हैं। अलीशा शफीलिया की छोटी बहन थी। अलीशा के मुताबिक घर से उसे उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने पैसे की वो मांग करती थी और इसी कारण उसने अपने पिता के घर पर चोरी करवाई थी। पुलिस ने चोरों वाले केस को बहुत ही जल्द सॉल्व कर लिया था, मगर पुलिस वालों को यहाँ एक मौका नजर आता है और अब वो एक बार फिर से कई साल पहले गायब हुई शफीलिया अहमद वाली फाइल को खोलते हैं और अलीशा से उसकी बहन शफीलिया के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। शुरुआती बातचीत में पुलिस वालों को लगता है कि अलीशा शफीलिया के गायब होने के बारे में कुछ ऐसा जानती है जिससे दुनिया अब तक बेखबर है। पुलिस वाले अलीशा से शफीलिया अहमद के बारे में बताने की जिद करते हैं, मगर अलीशा बिल्कुल खामोश रहती है। फिर यहाँ पुलिस वाले अलीशा को कहते हैं कि तुमने अपने ही घर में चोरी करवाई है, इसके लिए तुम्हें लंबी जेल हो सकती है, लेकिन अगर तुम शफीलिया अहमद के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो अब तक कोई नहीं जानता तो तुम्हारी सजा काफी कम हो सकती है। और ये सुनने के बाद अलीशा जो खुलासा करती है उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, अलीशा बताती है कि उसकी बहन शफीलिया अहमद को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पिता इफ्तिकार और मां फरजाना अहमद ने हम सभी बहनों के सामने मारा था और फिर उसकी लाश को अपनी कार में रखकर दूर जंगल में फेंक कर आ गए थे, मगर बाढ़ की वजह से ये लाश बहकर जंगल से नदी किनारे आ गई थी। और अलीशा के मुताबिक इफ्तिकार और फरजाना को अपनी बेटी का मॉडर्न लाइफस्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा शफीलिया अहमद किसी लड़के से प्यार भी करने लगी थी और ये बात भी इफ्तिकार और फरजाना को पसंद नहीं आई थी और इसी बात के लिए ये दोनों रोज रोज शफीलिया अहमद को टोकते रहते थे। इसके अलावा जब शफीलिया अहमद की एक लड़के से दोस्ती की बात सामने आती है तो इफ्तिकार और फरजाना अब जल्द से जल्द शफीलिया की शादी अपने पसंद के लड़के से करवाने की कोशिश में लग जाते हैं। और जब ये पूरा परिवार साल 2003 में एक फैमिली फंक्शन के लिए पाकिस्तान जाता है तो वहाँ एक लड़के से जबरदस्ती शफीलिया की शादी करवाने की कोशिश की जाती है, मगर शफीलिया अहमद शादी को करने से बिल्कुल साफ मना कर देती है और इसी के बाद बचने के लिए फिनाइल भी पी लेती है और इस कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी शादी टल जाती है। जब शफीलिया अहमद वापस ब्रिटेन आती है तो यहाँ भी उसके परिवार वाले अपने पसंद के लड़के से शादी करवाने की जिद करने लगते हैं,
जब शफीलिया अहमद इस शादी के लिए भी मना करती है तो उसके पिता को गुस्सा आ जाता है और वो पहले तो शफीलिया को गुस्से से मारते हैं और फिर पॉलिथीन बैग में उसका मुंह ढक देते हैं। इस कारण दम घुटने की वजह से शफीलिया अहमद की मौत हो जाती है। इस खुलासे के तुरंत बाद अलीशा शफीलिया अहमद वाले मामले में सरकारी गवाह बन जाती है। बदले में उसे चोरी वाले मामले में कम से कम सजा का भरोसा दिलाया जाता है। अलीशा के बयान के आधार पर ही साल 2010 में 2 सितंबर 2010 को इफ्तिकार अहमद और फरजाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन दोनों के खिलाफ अपनी ही बेटी की हत्या का केस चलता है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों तक ये दोनों जेल में ही रहते हैं, लेकिन लगभग 1 साल के बाद 15 सितंबर 2011 को इन दोनों पति पत्नी को मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट से बेल मिल जाती है। आगे की जांच में पुलिस वाले कुछ अहम सबूत इकट्ठा करके लाते हैं और फिर उन सबूतों के आधार पर 21 मई 2012 को इस केस की सुनवाई चेस्टर क्राउन कोर्ट में शुरू होती है। पहले तो फरजाना और इफ्तिकार दोनों ही अपनी बेटी की हत्या से इनकार करते रहते हैं, मगर जब फरजाना को लगने लगता है कि वो अपनी ही बेटी की हत्या के मामले में फंसने वाली है तो 9 जुलाई 2012 को फरजाना कोर्ट में ही फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि शफीलिया अहमद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इफ्तिकार अहमद ने ही की है। अपने बयान में फरजाना ये भी बताती है कि उसने इफ्तिकार अहमद को रोकने की कोशिश भी की थी, मगर उल्टा इफ्तिकार अहमद ने फरजाना को भी मारना पिटना शुरू कर दिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर तुम में से किसी ने भी इस बारे में किसी को भी बताया तो उसका भी हाल शफीलिया जैसा ही होगा। अब इफ्तिकार अहमद के खिलाफ 2 गवाह हो चुके थे। इसके अलावा पुलिस वाले भी जो सबूत इकट्ठा करते हैं वो भी इशारा करते हैं कि इफ्तिकार अहमद ने ही शफीलिया अहमद की हत्या की थी, फिर इसकी लाश को बहुत दूर जंगल में फेंक दिया था, मगर इत्तेफाक से उस इलाके में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के पानी के साथ शफीलिया की लाश बहते हुए खुद ब खुद नदी के किनारे पहुंच गई। फाइनली लंबी सुनवाई के बाद अगस्त 2012 में फरजाना और इफ्तिकार अहमद को अपनी बेटी की हत्या और हत्या के बाद लाश गायब करने के आरोप में दोषी पाया जाता है और इन दोनों को 25-25 साल की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में भी ये साबित होता है कि ये एक ऑनर किलिंग थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद हर साल शफीलिया अहमद की याद में 14 जुलाई को यानी कि शफीलिया अहमद की बर्थडे के दिन नेशनल डे ऑफ मेमोरी फॉर विक्टिम फॉर ऑनर किलिंग भी मनाई जाती है। दोस्तों, ये पूरी कहानी जानने के बाद आपका क्या कहना है? क्या जो माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें ही उनकी हत्या का भी हक होता है? क्या ऑनर किलिंग सही है? अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने ही बच्चों की हत्या कर देना, ये आपकी नज़र में कहाँ तक सही है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।